हेलो दोस्तों, मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ। एन इंडिविजुअल कैन बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट in India if he satisfies any one of the following conditions. There are two conditions given, and if he satisfies any one condition out of these two conditions, then the individual is said to be resident. तो आइए देखते हैं कौन से दो कंडीशंस हैं। यदि प्रीवियस ईयर में कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में स्टे करता है फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज या उससे ज़्यादा, देन द इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन दैट प्रीवियस ईयर। यदि प्रीवियस ईयर से पिछले 4 साल में पीरियड ऑफ स्टे ऑफ एन इंडिविजुअल इन इंडिया इज 365 डेज या उससे ज़्यादा, एंड प्रीवियस ईयर में पीरियड ऑफ स्टे ऑफ एन इंडिविजुअल इज 60 डेज और मोर, देन द इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। दोस्तों, ये दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन यदि सेटिस्फाई होता है, देन द इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इन दैट प्रीवियस ईयर। इफ एनी ऑफ दिस कंडीशंस आर नॉट मेट, देन द इंडिविजुअल इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट इन दैट प्रीवियस ईयर। दोस्तों, किसी इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, पीरियड ऑफ स्टे शुड बी 182 डेज या उससे ज़्यादा इन ऑर्डर टू बी रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कौन कौन से केस में, कौन कौन से इंडिविजुअल के केस में? तो इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया से बाहर जा रहे हैं और इंडियन सिटीजन जो ऑलरेडी इंडिया से बाहर जा चुके हैं। तो इंडियन सिटीजन जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, उनके केस में हम देखेंगे इफ़ देयर पीरियड ऑफ स्टे इज 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देन दे आर सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर। और वो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो पहले ही इंडिया से बाहर जा चुके हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस और प्रोफेशन या एनी अदर वोकेशन, और वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में आते हैं फॉर द पर्पस ऑफ विजिट, एंड इफ़ देयर पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इज 182 डेज या उससे ज़्यादा, देन दे आर सेड टू बी रेजिडेंट इन दैट प्रीवियस ईयर। So for the purpose of computation of number of days in case of member of crew of an Indian ship, joining date and signing off date are not to be included. So let's discuss about the residential status in case of HUF. A HUF is said to be resident if control and management, दोस्तों control and management of its affairs means business affairs is only or partly in India. ये ज़रूरी नहीं कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो टोटली इन इंडिया होना चाहिए, इट कैन बी पार्टली ऑल्सो। इवन इफ इट इज़ पार्टली इन इंडिया, देन द HUF इज सेड टू बी रेजिडेंट। एंड इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होंगी आउटसाइड इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया से बाहर है, देन द HUF इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट इन दैट प्रीवियस ईयर। दोस्तों, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF, और रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट HUF कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सो इन विच केस इट इज they are regarded as resident and ordinary resident. तो if they satisfy both the conditions, यदि resident individual या resident HUF satisfies both the conditions, then they are regarded as resident and ordinary resident in that previous year. तो आइए चलिए देखते हैं कौन से दो conditions हैं। प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल में यदि कोई भी 2 साल में रेजिडेंट होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर से पिछले 7 साल में उनका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शुड बी 730 डेज या उससे ज़्यादा। तो इफ़ दे सेटिस्फाई बोथ दिस कंडीशंस, देन दे आर रिगार्डेड एज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड इफ़ दे सेटिस्फाई ओनली वन कंडीशन आउट ऑफ दिस 2 कंडीशन, देन दे आर रिगार्डेड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सो आइए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म्स, AOP, लोकल अथॉरिटीज़ एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में। सो दीज एसएससीज आर सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स लाइज होंली और पार्टली इन इंडिया, एंड इफ देयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट लाइज टोटली आउटसाइड ऑफ इंडिया, देन दे आर सेड टू बी नॉन रेजिडेंट इन दैट प्रीवियस ईयर।
Now residential status in case of company, every Indian company is resident in India. याद रहे दोस्तों, हर इंडियन कंपनी इज रेजिडेंट इन इंडिया, बट इन केस ऑफ अदर कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी के केस में देखेंगे हम कि इफ देयर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया देन दे आर सेड टू बी रेजिडेंट इन दैट प्रीवियस ईयर, बट इफ देयर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया देन they are said to be non-resident in that previous year. Place of effective management means a place where key management and commercial decisions are taken for the purpose of conduct of business activities. दोस्तों हम डिस्कस करते हैं नाउ सेक्शन 5 दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम, एंड scope of total income depends upon three major points means three major factors, that is the residential status of an SSC, residential status पे डिपेंड करता है, place of accrual या receipt of income पे डिपेंड करता है, और point of time at which the income had accrued या received on behalf of the SSC. ये तीन फैक्टर्स है जिसके ऊपर क्या होता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिपेंड्स. दोस्तों सेक्शन 5 डील्स विद स्कोप ऑफ टोटल इनकम. रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल. रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में फ्लोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल. इनकम जो रिसीव हुआ इंडिया में या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रियो या एराइज हुआ है इंडिया में, या डीम टू बी एक्रियो और एराइज हुआ है इन इंडिया, या इनकम जो एक्रियो और एराइज तो आउटसाइड इंडिया हो रहा है फ्रॉम बिजनेस बिंग कंट्रोल्ड इन इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो ये दोनों जो इनकम है, ये दोनों इनकम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगा. इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, जो इनकम रिसीव हुआ है इंडिया में या डीम टू बी रिसीव हुआ है इंडिया में, या इनकम जो एक्रियो या एराइज हो रहा है इंडिया में या डीम टू बी एक्रियो और एराइज हुआ है इन इंडिया, देन दीज इनकम्स इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट. दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तीनों एसएससी के केस में जो इनकम रिसीव हुआ है इंडिया में या डीम टू बी रिसीव हुआ है इन इंडिया, या जो इनकम एक्रियो या एराइज हुआ है इंडिया में या डीम टू बी एक्रियो और एराइज हुआ है इन इंडिया, ये इनकम जो है ये तीनों एसएससीज के हाथ में टैक्सेबल होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेजिडेंशियल स्टेटस. तो जो इनकम रिसीव हो रहा है इन इंडिया या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, देन ऑल द एसएससीज आर लायबल टू टैक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेजिडेंशियल स्टेटस एंड द प्लेस ऑफ एक्रियोइंग ऑफ इनकम. रेमिटेंस सब्सिक्वेंट रिसीवर के हाथ में एज इनकम नहीं माना जाएगा. Income taxed on accruing basis cannot be assessed again on receipt basis because it will lead to double taxation. इनकम जो कि एक्रियो हो रहा है या एराइज हो रहा है आउटसाइड इंडिया shall not be deemed to be received in India merely because it is taken into account in a balance sheet prepared in India. Now we are going to discuss a very important concept, that is income deemed to accrue or realize in India. That is described under section 9 subsection 1. There are so many incomes which are deemed to accrue or realize in India. तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं इनकम्स. सो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया के वजह से जो इनकम एक्रियो या एराइज हो रहा है आउटसाइड इंडिया, देन दैट इनकम आर डीम्ड टू बी एक्रियो और रियलाइज इन इंडिया. सो what is known as business connection? So business connection includes any business activity carried out through a person acting on behalf of non-resident. Means if any person acting on behalf of non-resident carries out any business activities, then business activity carried out by the person will be taken into account as business connection. So now let's discuss who are the persons acting on behalf of non-resident. Then if any person in India has the authority to conclude contract on behalf of non-resident, means if any person in India has the authority to conclude contract on behalf of non-resident, then that person is said to be person acting on behalf of non-resident. If in case of no such authority, but if the person in India habitually maintains a stock of goods or merchandise, then that person is also called as person acting on behalf of non-resident. And also if a person in India habitually secures orders mainly for only for the non-resident, then that person is also called as person acting on behalf of non-resident. So in some cases a person acting on behalf of non-resident secures orders for other non-resident, and in that case business connection is established if such other non-resident controls the non-resident,
and the non-resident controls such other non-resident, or both of the non-residents are controlled by the same person. So agents which are having independent status, and if any business activities are carried out by the agent having independent status, then that activities are not included in business connection. Now let's discuss who are the agents having independent status. So those agents who does not work mainly or only for the non-resident, then that agents are called as agents having independent status, and if they carry out any business activities, they are not to be taken into account as business connection in India. So there are so many non-resident, बहुत सारे नॉन रेजिडेंट के केसेस में क्या होता है कि बिजनेस कनेक्शन इज नॉट एस्टैब्लिश्ड इवन दे कैरी आउट एक्टिविटीज इन इंडिया. सो इन केस ऑफ बिजनेस in respect of which all the operations are not carried out in India. So in case non-resident has a business जिसका पूरे के पूरे ऑपरेशन सारे ऑपरेशंस जो है वो इंडिया में नहीं है, तो जितना ऑपरेशंस इंडिया में है और उससे रिलेटेड जो इनकम होगा उसी इनकम को सिर्फ हम मानेंगे कि इनकम डीम्ड टू एक्री और रियलाइज इन इंडिया, क्योंकि जितना ऑपरेशंस इंडिया में है उसी को मानेंगे बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, और जो ऑपरेशंस आउटसाइड इंडिया है उसको बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया हम नहीं मानेंगे, और इसलिए उससे जो इनकम होगा आउटसाइड इंडिया, देन दैट इनकम विल नॉट टू बी कॉल्ड एज इनकम डीम्ड टू बी एक्री और रियलाइज इन इंडिया. कोई नॉन रेजिडेंट है जो इंडिया में गुड्स परचेज करता है और फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया, then that purchase of good is also not called as having business connection in India. कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में आता है फॉर द कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया, बट ट्रांसमिशन जो है वो आउटसाइड इंडिया करता है, देन दैट एक्टिविटीज इज नॉट टेकन एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. यदि आप इंडिविजुअल है और नॉन रेजिडेंट है, आप इंडिया में आते हैं फॉर द पर्पस ऑफ शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स, तब आपके इस एक्टिविटी को बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा. यदि आप पार्टनरशिप फर्म है और सारे के सारे पार्टनर्स जो है वो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है या इंडिया का सिटीजन भी नहीं है, तब शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स उनके केस में भी नहीं माना जाएगा एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. यदि आप कंपनी है और कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स, कोई भी शेयर होल्डर्स रेजिडेंट नहीं है या इंडियन सिटीजन नहीं है, तब shooting of cinematograph films by company is also not to be taken into account as business connection in India. Activities confirmed to display of rough diamond in special notified zone. मतलब if non-resident is engaged in the activities of mining of diamond, then income is not deemed to accrue or realize in India if such income is confined to the activity of showing या displaying ऑनकट डायमंड. ऑनकट डायमंड को डिस्प्ले करने से नॉन रेजिडेंट को जो इनकम आती है उस इनकम को हम डीम टू बी एक्रियो या एराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे. सो दीज वेर द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. नाउ इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है या एसेट है या सोर्स ऑफ इनकम है, उसके वजह से आपको इंडिया से बाहर कोई इनकम एक्रियो या एराइज हो रहा है, तब उस इनकम को भी हम मानेंगे डीम टू बी एक्रियो और एराइज इन इंडिया. जैसे कि आप कोई बिल्डिंग है, कोई मशीनरी है जो कि इंडिया में है और उसका रेंट आप पे कर रहे हैं या उसके लिए हायर चार्जेस आप पे कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, देन दोज इनकम्स विल आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट इन इंडिया एज इनकम डीम्ड टू बी एक्री और रियलाइज इन इंडिया. इंडिया में कोई कैपिटल एसेट है और उसको ट्रांसफर करने की वजह से यदि इंडिया के बाहर कोई इनकम होता है, देन दैट इनकम इज डीम्ड टू एक्री और रियलाइज इन इंडिया. सो नाउ सैलरी अर्न फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया. जो सर्विसेज, यदि कोई नॉन रेजिडेंट है इंडिया में उसको सैलरी मिलता है फॉर सर्विसेज रेंडरिंग इन इंडिया, तब दैट इनकम इज डीम्ड टू एक्री और रियलाइज इन इंडिया. याद रहे दोस्तों, जो हम पेमेंट करते हैं फॉर द रेस्ट पीरियड और लीव पीरियड, दैट इज ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी, बट एक कंडीशन है दैट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Now coming to salary payable by the government to Indian citizen for services rendered outside India. यदि इंडियन सिटीजन को गवर्नमेंट पे करती है कोई सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है सैलरी, देन दैट सैलरी इज टेकन टू बी डीम्ड टू बी
accrue or arise in India. However, जो allowances या perquisite हम पे करते हैं outside India, then that is exempt under section 10 subsection 7. Dividend paid by Indian company outside India. If any Indian company is paying dividend outside India, then that is deemed to accrue or arise in India, और accordingly tax उस पर लग जाएगा. If domestic companies distributes dividend under section 115O and has already paid dividend distribution tax on it, then it is exempt in the hands of shareholder under section 10 subsection 34. As per section 115 BBDA, if dividend exceeds rupees 10 lakh, then 10 lakh से ऊपर जितना भी dividend होंगे that will be taxable at the rate of 10% in the hands of shareholder. Coming to interest, royalty and fees for technical services. If interest is payable by government, then it is deemed to accrue or arise in India in every case. If interest is payable by non-resident, then it is deemed to accrue or arise in India if it satisfies the following condition. That is, if money borrowed and used for profession or business carried on in India, or if money borrowed and used for making income from any source in India. If interest is payable by resident, then it is deemed to accrue or arise in India, but there are certain exceptions. In following circumstances, in following cases, it is not deemed to accrue or arise in India. If money borrowed and used for business or profession carried on outside India, or if money borrowed and used for making income from any source outside India. Royalty if payable by government, then it is deemed to accrue or arise in India in every case. Royalty if it is payable by non-resident, then it is deemed to accrue or arise in India if royalty services are utilized for carrying out any business or profession in India or making income from any source in India. Royalty services means royalty if payable by resident is deemed to accrue or arise in India, but there are certain exceptions. In following cases, it is not deemed to accrue or arise in India if royalty services are utilized for business or profession carried out outside India, or if royalty services are utilized for making income from any source outside India. Fees for technical services if payable by the government, then it is deemed to accrue or arise in India in every case. If fees for technical services is payable by non-resident, then it is deemed to accrue or arise in India if it satisfies the following conditions. That is, if technical services are utilized for business or profession carried on in India, or if technical services are utilized for making income from any source in India, then it is deemed to accrue or arise in India in case of non-resident. If fees for technical services is payable by resident, then it is deemed to accrue or arise in India, but there are certain exceptions. In following cases, it is not deemed to accrue or arise in India. If technical services are utilized for business or profession carried on outside India, or if technical services are utilized for making income from any source outside India, then in these cases, fees for technical services if payable by resident are not to be taken into account for income deemed to accrue or arise in India. Now coming to if any resident pays any sum of money without consideration to non-corporate, non-resident or foreign company on or after 5/7/2019, and if such money paid aggregates a sum greater than 50,000 rupees, then that payment is to be deemed as income accrued or arise in India. आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कुछ केस स्टडीज. So tax in case of non-resident seafarer. Seafarer means seaman या sailor who carries out any work for the operation and maintenance of the ship. तो यदि कोई non-resident seafarer है जो कि रिसीव करता है remuneration from his employer and the employer remits the remuneration directly into non-resident external account maintained with an Indian bank.
दोस्तों हमने स्कोप ऑफ टोटल इनकम में पढ़ा था कि यदि कोई इनकम है जो कि रिसीव होता है इन इंडिया, देन दैट इनकम इज लायबल टू टैक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेजिडेंशियल स्टेटस एंड द प्लेस ऑफ इट्स एक्रूअल ऑफ इनकम। यदि स्कोप ऑफ टोटल इनकम को देखा जाए तो ये जो रिसिप्ट है ये इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन लाया गया और नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि यदि कोई नॉन रेजिडेंट सीफेरर है जो कि सर्विस रेंडर कर रहा है आउटसाइड इंडिया ऑन अ फॉरेन गोइंग शिप और इस सर्विसेज के लिए उसको रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर क्या करता है डायरेक्टली उस रेम्यूनरेशन को रेमिट करता है इन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट मेंटेन्ड विद एन इंडियन बैंक, तो ये जो रिसिप्ट है विल नॉट डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया and further it shall not be included in the total income for the purpose of taxation in India। दोस्तों हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था सेक्शन 9 में कि यदि कोई कैपिटल एसेट है, यदि कोई कैपिटल एसेट जो कि इंडिया में है और इसको ट्रांसफ़र करने की वजह से आपको आउटसाइड इंडिया कोई इनकम हो रहा है, तो उस इनकम को माना जाता था कि वो इंडिया में वो इनकम एक्रू या अराइज हुआ है। But in case of foreign company, if it's declared dividend outside India, then it does not have the effect of transfer of any underlying asset located in India, and therefore it would not be deemed to be income accruing या arising in India by virtue of section 9 subsection 1 clause 1। दोस्तों lump sum royalty shall not be deemed to accrue or arise in India। मतलब सपोज कि यदि कोई नॉन रेजिडेंट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है और वो कंप्यूटर सप्लाई करता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सप्लाई करता है अलॉन्ग विथ द कंप्यूटर हार्डवेयर अंडर एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द पॉलिसी ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग 1986, और वो जो रेजिडेंट है ही पेज lump sum royalty for transfer of all or any rights in respect of computer software, तो वो जो lump sum royalty है will not deemed to be accrue or arise in India and that will not be taxable in India। दोस्तों consideration for use or right to use computer software is also royalty because it has been taken from these definitions of royalty, that is the consideration in respect of any right या प्रॉपर्टी या इंफॉर्मेशन इज रॉयल्टी। तो यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है इट फॉर्म्स इन दिस डेफिनेशन कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन इज रॉयल्टी। इसीलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करने की राइट को हासिल करने के लिए जो हम पे करते हैं दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रॉयल्टी। थैंक यू दोस्तों।